आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बजट में 43,565 करोड़ से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है। अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। यहीं से रोजगार सृजन भी होता है। ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10वां बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे। आगे बढ़ेंगे। चास नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में समाज सेवी गोपाल मुरारका ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ गोपाल मुरारका ने अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। तारानगर, प्रताप नगर, मेन रोड की बात करें तो घूम घूम कर लोगों से उन्होंने मिला है, लोगों से मिल रहे हैं। और गोपाल मुरारका ने कहा कि मैंने हमेशा चास के लोगों की सेवा की है। आप लोग एक बार मौका दें, चास में बचे हुए सभी कामों को पूरा किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने रोड और नाली की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि जीतने के बाद सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के बजट पर कहा कि यह घाटे का बजट है। हमने बीजेपी के अभी तक सब बजट देख लिए। किसानों, गरीबों, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। पूर्वांचल पिछड़ा है। पूर्वांचल बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया गया। यह बजट सिर्फ, उन्होंने कहा कि दिखावे का बजट है। जनता को धोखा ही मिलेगा। देखिए, ये घाटे का बजट है और हमने भारतीय जनता पार्टी के अभी तक सब बजट देख लिए। ये किसानों को, गरीबों और नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। और एक बात और आपने देखा होगा, पूर्वांचल पिछड़ा है। अब की बार पूर्वांचल ने दी नहीं, बुंदेलखंड ने दी नहीं। तो ये बजट दिखावे का बजट है। केवल पब्लिक को धोखा है, जनता को केवल धोखा ही धोखा मिलेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि ये उन लोगों के लिए निराशा है कि बीजेपी क्यों जीत रही है। उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हार नहीं पा रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री क्यों हार नहीं पा रहे हैं और क्यों विराट होते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, रवि किशन ने कहा कि उसका दंश है कि इनके अंदर कुंठा है, जलन है। अब ये शारीरिक लड़ाई पर उतर आए हैं। उनको, विपक्ष को इसका दंड मिलना चाहिए। ये अग्रेसिव हो गए हैं बहुत। ये फ्रस्ट्रेशन है। भाजपा क्यों जीत रही है, मोदी जी क्यों नहीं हार पा रहे, मोदी जी क्यों विराट होते जा रहे हैं, ये उसका द्वेष, उसका दंश है। इनके अंदर कुंठा है, जेलसी है और उनको ना हरा पाना, भाजपा को ना हरा पाना। तो अब ये फिजिकल फाइट पर उतर आए हैं और इसके इनको दंड मिलना चाहिए। ये अग्रेसिव हो गए हैं बहुत। ये फ्रस्ट्रेशन है। भाजपा क्यों जीत रही है, मोदी जी क्यों नहीं हार पा रहे, मोदी जी क्यों विराट होते जा रहे हैं, ये उसका द्वेष, उसका दंश है। इनके अंदर कुंठा है, जेलसी है और उनको ना हरा पाना, भाजपा को ना हरा पाना। तो अब ये फिजिकल फाइट पर उतर आए हैं और इनको दंड मिलना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कम से कम 20 से 25 कांग्रेस एमपी लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुस गए और उन्हें गालियां दी। मैं वहीं था, उन्होंने कहा कि मैं वहीं था।
स्पीकर बहुत नरम इंसान है, नहीं तो सख्त कार्रवाई होती। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत सीनियर कांग्रेस नेता भी अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। देखिए, मैंने जैसे कहा, स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जा कर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा। फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर, राहुल गांधी ने किन्होंने किया? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, वहां पे कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो ऐसा होता है क्या? बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि वंदे मातरम गीत अपने आप में संपूर्ण है, भारत की संस्कृति है, गौरव है, हमारा गर्व है। पहले गलत हुआ था कि उसके छंद काट दिए गए थे, आज सही हुआ है। यह हमारे देश संस्कृति के लिए बड़ी चीज़ है। उन्होंने आगे कहा कि दिन ब दिन बातचीत और व्यवहार का स्तर गिरता जा रहा है, यह सब पहले कभी नहीं हुआ, यह अच्छा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वंदे मातरम जो गीत है वो अपने आप में संपूर्ण है और भारत की संस्कृति है, हमारा गौरव है, हमारा गर्व है। और वो पहले गलत हुआ था कि उसके स्टैंजा काट दिए गए थे, अब जाकर ये सही हुआ है कि उसके सभी पूरा गीत जिस तरह से लिखा गया था वो, इस गीत ने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है इस गीत को गाकर, तो उसको वो तो हमारे देश के लिए, संस्कृति के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। एक चीज़ जो एमपी हैं कांग्रेस के और तमाम ऑपोजिशन के गए और गाली गलौज किया, लोकसभा स्पीकर अब्यूज किया गया, एक मतलब जो पार्लियामेंट में, सदन में इस तरीके का बर्ताव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि दिनों दिन, मैं तो अभी 1-1.5 साल हुआ है मुझे आते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो स्टैंडर्ड है बातचीत का, व्यवहार का, ये दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। और उस तरह जिस तरह से उस दिन वो बेल में आए, फिर टेबल पे चढ़ गए, फिर जो स्पीकर महोदय बैठे हुए थे उनके चेहरे पर कागज़ फाड़ कर फेंके, ये पहले कभी हुआ नहीं था। दिनों दिन गिर रहा है, ये अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य है। और की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि जो श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग पिछली सरकारों के समय में परेशान रहते थे, जिनकी अनदेखी होती थी, इस साल में हमारे श्रम मंत्रालय ने जिस तरह से उनकी देखरेख की है, उनके लिए योजनाओं पर क्रियान्वयन किया, उसका सुखद परिणाम हमें दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि आज भी जैसे 15,700 बच्चों को 12 करोड़ की राशि की शैक्षणिक सहायता, स्कॉलरशिप दी गई, वह भी बहुत अच्छी पहल है। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन के लिए अटल कैंटीन, ये सारी योजनाएं दिल्ली को बल देने के लिए काम कर रहे हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुशी की बात है जो श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग पिछली सरकारों के समय में परेशान रहता था, जिनकी अनदेखी होती थी, इस 1 साल में जिस तरीके से हमारे श्रम मंत्रालय ने उन श्रमिकों की देखरेख की, उनके लिए योजनाओं पे क्रियान्वयन किया, उसका सुखद परिणाम हमें दिख रहा है। आज भी जैसे 15,700 बच्चों को 12 करोड़ की राशि की शैक्षणिक सहायता दी गई, स्कॉलरशिप दी गई, वो भी बड़ा अच्छा काम है, जिससे बच्चों की शिक्षा मजबूत हो रही है। लखपति बिटिया का लाभ भी हमारे इन मजदूर परिवारों को मिल पाएगा। और हमने ग्रैब पीरियड में जो 10,000 रुपए की राशि, सहायता राशि इनके अकाउंट में पहुंचाई, मजदूर भाई बहनों के अकाउंट में पहुंचाई। 500 पालना केंद्र जो हमारी
वो परिवार जो बहनें मजदूरी के लिए जाती हैं, रोजगार के लिए जाती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहाँ छोड़े, उनको ये चिंता उन्हें सताती थी। आज सरकार के वो 500 पालना केंद्र उनके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य की दिशा में, भोजन के लिए अटल कैंटीन, ये सारी की सारी योजनाएं कहीं ना कहीं दिल्ली को बल देने के लिए काम कर रहे हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं इस सरकार ने बनाई है। मैं विश्वास दिलाती हूं अपने सभी श्रमिक और मजदूर भाई बहनों को कि आपके लिए सदैव सरकार चिंतित है, काम कर रही है और हमारे जो मजदूर भाई बहनों के हक का पैसा है उस एक एक पाई आने का उपयोग हमारे इन मजदूर भाई बहनों के लिए उपयोग होगा, उस पैसे का, उस राशि का, और उनकी देखरेख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके परिवारों की गति के लिए, विकास के लिए उस पैसे का हम उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि गगनयान मिशन केवल 3 देश कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग मिशन है। इतना बड़ा काम जब हम करने जा रहे हैं तो जितना भी समय लगता है हम काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास जो उत्साह है वह आखिरी दिन यानी लॉन्च के दिन तक बना रहेगा। Mission Gaganyaan is only been done by 3 other countries in the world. These are very complex and challenging missions. और इतना बड़ा काम जब करने जा रहे हैं, and when we are trying to do something so audacious, I think if whatever time it takes, we have devoted our lives to this. We'll continue to work for this, and with the same enthusiasm that I had on day one, it will be there on the final day when we finally launch human to space. So I think it's not an issue, but I do understand the complexities and challenges that are associated with such a ambitious mission. And so yes, definitely there are going to be some unknowns along the way before we finally accomplish it. Mission Gaganyaan is only been done by 3 other countries in the world. These are very complex and challenging missions. और इतना बड़ा काम जब करने जा रहे हैं, and when we are trying to do something so audacious, I think if whatever time it takes, we have devoted our lives to this. We'll continue to work for this, and with the same enthusiasm that I had on day one, it will be there on the final day when we finally launch human to space. So I think it's not an issue, but I do understand the complexities and challenges that are associated with such a ambitious mission. And so yes, definitely there are going to be some unknowns along the way before we finally accomplish it. शिवसेना नेता शायरा एनसी ने कहा कि रोहित पवार जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही काल्पनिक है। हम भी मानते हैं कि जांच की जरूरत है। अजीत पवार जी का जो देहांत हुआ उसमें पायलट की क्या योग्यता थी, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हमने क्या किया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो संवेदनशीलता के साथ स्पष्ट रूप से आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये रिएक्शन केवल ड्रामा और प्रेस के लिए है, ये उचित नहीं है। तो संवेदनशीलता के साथ स्पष्ट रूप से आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये रिएक्शंस जो सिर्फ ड्रामा और प्रेस के लिए है, मुझे लगता है रोहित पवार जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है वो बहुत ही स्पेक्यूलेटिव है। इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, हम भी मानते हैं। आदरणीय अजीत पवार जी का जो देहांत हुआ, वहाँ पायलट्स के क्या क्वालिफिकेशन थे, क्या तहकीकात हमने की ताकि ऐसे अड़चन न हो फ्यूचर में। लेकिन जब ऐसे स्पेक्यूलेशन आप रेज करते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज और हाई लेवल प्रोब, ये समझ लीजिए जब आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो संवेदनशीलता के साथ स्पष्ट रूप से आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये रिएक्शंस जो सिर्फ ड्रामा और प्रेस के लिए है, मुझे लगता है रोहित पवार जी। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।